फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने लेट वीडियोस क्यों डाल रही हूँ। बट जैसे आप लोगों के लिए ड्यू डेट है इस मंथ में, वैसे ही मेरे लिए भी ड्यू डेट है इनकम टैक्स की। बट मैं इसी के साथ कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द और वीडियोस बनाती रहूं। आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। इनकम टैक्स में गिफ्ट से रिलेटेड क्या प्रोविजन है। अगर आपको मॉनेटरी वैल्यू में गिफ्ट मिला है, मीन्स कैश या बैंक में मिला है, चेक मिला है, ड्राफ्ट मिला है एज अ गिफ्ट, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है एज अ गिफ्ट, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है एज अ गिफ्ट, इन सब के प्रावधान क्या है इनकम टैक्स में, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो चलिए, जैसे कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए नोट्स बना के लाती हूँ, इस बार भी मैं आपके लिए नोट्स बना के लाई हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस लाती रहूं। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट्स रिसीव बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। ध्यान रखिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात मैं कर रही हूँ कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को जब गिफ्ट मिलता है तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। तो गिफ्ट कितने प्रकार से मिल सकता है। एक तो मॉनेटरी टर्म से मिल सकता है, मॉनेटरी मतलब कैश फॉर्म में, या आपको डायरेक्ट बैंक में किसी ने पैसे दिए हैं, या चेक दिया है, ड्राफ्ट दिया है, ये सारे जो मोड्स है इसको मॉनेटरी टर्म्स कहते हैं। वैसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी मींस कि ज्वेलरी, शेयर्स, ये सारी चीजें आगे मैं आपको बताऊंगी मूवेबल प्रॉपर्टी किस 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 को कहा गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट में मिल सकती है इंडिविजुअल एचयूएफ को। तो अगर इन प्रकार के गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो क्या ये इनकम टैक्स में टैक्सेबल होंगे। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। मॉनेटरी गिफ्ट की बात करते हैं। अगर मॉनेटरी गिफ्ट रिसीव होता है किसी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को, और उसका जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा का, यहाँ पर हर बार के गिफ्ट के अमाउंट की बात नहीं कर रही, ड्यूरिंग ईयर आपको जितने भी मॉनेटरी गिफ्ट मिला है सबको एग्रीगेट करके देखिए, क्या वो 50,000 एंड अबव है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम टैक्स में। जैसे अब तक आप इनकम टैक्स समझ चुके होंगे कि पहले प्रोविजन आता है, उसके बाद उसके एक्सेप्शंस आते हैं। तो इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर आपको जो ये मॉनेटरी गिफ्ट मिला है, मनी जो पैसा रिसीव हुआ है, वो अगर आपके रिलेटिव से हुआ है, रिलेटिव की डेफिनेशन भी बताई गई है इनकम टैक्स में। उस डेफिनेशन के तहत जो जो लोग आते हैं इंडिविजुअल से रिलेटेड या एचयूएफ से रिलेटेड, उनसे अगर आपको पैसे रिसीव हुए हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, उसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर मैरिज का ओकेजन है, शादी के टाइम पे पैसे जो मिलते हैं, मनी रिसीव होता है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। स्पेसिफिकली मैरिज वाला ओकेजन ही कवर्ड है। अगर बर्थडे पार्टी है या कुछ अदर ओकेजन में मिला है तो फिर वो इसमें एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा। उस टाइम जो भी आपको पैसे मिले हैं बर्थडे के टाइम पे या कोई और ओकेजन के टाइम पे, तब वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो जाएगा पैसा। तो अगर मैरिज के टाइम पे मिला है पैसा तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। इसके बाद अगर विल के थ्रू मिलता है, विल या फिर इनहेरिटेंस हुआ है, आपको मनी, तो उस केस में भी एग्जेम्प्ट रहेगा गिफ्ट। वैसे ही किसी की डेथ हुई है, डेथ के टाइम पे मिला है पैसा तो भी वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद मनी रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, जो इनकम टैक्स में लोकल लोकल अथॉरिटी डिफाइंड है, उनसे अगर पैसे रिसीव होते हैं वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 1023 सी में, 1023 सी के जो इंस्टीट्यूशन है, फंड है, उन सब से अगर पैसे रिसीव हुए हैं तो वो भी पैसे एग्जेम्प्ट होते हैं इनकम टैक्स में। इसके अलावा ट्रस्ट जो कि 12 AA में रजिस्टर्ड है, 12 AB में रजिस्टर्ड है, उन ट्रस्ट से मनी रिसीव हुआ है इंडिविजुअल एचयूएफ को तो वो पैसे भी एग्जेम्प्ट होंगे। तो ये थी एग्जेम्पशन। अगर आपको इन सारे एग्जेम्पशन जो मैंने आपको 7 बताए हैं, इनमें 50,000 से भी ज्यादा का मिल जाता है पैसा तो भी वो एग्जेम्प्ट होगा इनकम टैक्स में, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। और अगर इन 7 के अलावा किसी से पैसा मिला है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके फ्रेंड से पैसे मिले हैं तो फ्रेंड्स रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, तो वो इन दैट केस अगर वो 50,000 से ज्यादा का पैसा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा।
ये तो रही मॉनेटरी गिफ्ट से रिलेटेड बात। अब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट में मिली है, इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है, तो वो कब टैक्सेबल होगी? तो उसमें 3 कंडीशन बताई गई हैं। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो लैंड भी हो सकती है, या बिल्डिंग हो सकती है, या दोनों। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बोली गई है वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 इनकम टैक्स के तहत बताई गए हैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी दी गई हो एज अ गिफ्ट। और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 50,000 से अगर ज्यादा है, ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो वो गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी 50,000 से ज्यादा की है तो टैक्सेबल हो जाएगी। अब हमने जो भी एक्सेप्शंस देखे थे मॉनेटरी गिफ्ट में, कि अगर रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव होता है, भले वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो, या फिर मैरिज के टाइम पे आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। तो सेम जो एक्सेप्शन अभी हमने 7 देखे, वो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी लागू होंगे। अगर उन 7 सोर्सेस से अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट मिली है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने रिसीव की है और आपने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे कम कंसिडरेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, तो ये भी एक तरह से गिफ्ट ही माना जाता है। कि जो मार्केट वैल्यू है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, उससे कम में अगर आप रिसीव कर रहे हो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है, कौन सा, स्टैम्प ड्यूटी एंड कंसिडरेशन, उसको आप देख लीजिए। उन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर वो 50,000 से ज्यादा है, या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन, विच एवर इज हायर, 50,000 या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों अमाउंट को आप रखिए। इन दोनों में से जो भी हायर है, अगर उतने तक डिफरेंस है, उससे ज्यादा डिफरेंस है, तो वो गिफ्ट माना जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम कंसिडरेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करी है, एक तो आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, सेकंड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी कैपिटल एसेट है, थर्ड जो आपने कंसिडरेशन पे किया है वो कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, और कितना कम है, 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों का जो भी हायर अमाउंट है उससे उतना डिफरेंस है, तो ये गिफ्ट माना जाएगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब कौन कौन से केसेस में ये टैक्सेबल नहीं होगा, सेम जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सेप्शन बताया, कि अगर आपको रिलेटिव से इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है और आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम कंसिडरेशन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव से ली है, और रिलेटिव कौन, जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन को फुलफिल करें, उन्हीं सिर्फ रिलेटिव की बात कर रहे हैं, कजन्स वगैरह नहीं, ब्लड रिलेशन उसमें कवर्ड है। अगर उनसे इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडुकेट कंसिडरेशन में मिली है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वैसे एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताए थे मॉनेटरी गिफ्ट में, उस 7 एक्सेप्शन के तहत आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, भले वो मॉनेटरी गिफ्ट हो, 50,000 से ज्यादा का है, कम है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, विदाउट कंसिडरेशन, इनएडुकेट कंसिडरेशन, तो ये सारी चीजें आप उस एक्सेप्शन में एग्जेम्प्ट रहेंगी। इसके अलावा अब हम देखेंगे मॉनेटरी कंसिडरेशन। जो मॉनेटरी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, जो प्रिस्क्राइब करी है इनकम टैक्स में, प्रिस्क्राइब मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन रिसीव हो, प्लस उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, मूवेबल प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 50,000 को एक्सीड करे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो जो रिसीवर है, जिसको ये मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, उसको टैक्स देना पड़ेगा उसके फेयर मार्केट वैल्यू पे। इनकम ट्रीट होगी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, किसकी, मूवेबल प्रॉपर्टी की, जिसने भी मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव किया है। फिर अब मैं
एक्सेप्शन की बात करूं तो सेम जो 7 एक्सेप्शन मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, अगर उसके तहत मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव होती है, मतलब कि अपने आपके रिलेटिव से आपको ज्वेलरी मिली है, उस ज्वेलरी की जो वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो 50,000 से ज्यादा की है, 1 लाख की ज्वेलरी आपको मिली, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी, क्योंकि आपको रिलेटिव से मिली। रिलेटिव कौन से? जो इनकम टैक्स में जो डिफाइंड रिलेटिव, जो कि ब्लड रिलेट है। अगर आपको डाउट है रिलेटिव के डेफिनेशन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको भी क्लियर करूंगी वीडियो के थ्रू। अब जो प्रिस्क्राइब मूवेबल प्रॉपर्टीज बताई गई है, वो कौन कौन सी बताई है? शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ये मैंने अपने नोट्स में बताया है। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्क्रिप्चर्स है, और एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन बीइंग कैपिटल एसेट ऑफ द टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर है, उस वो ये सारे मूवेबल प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट ट्रीट करे, वैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी कैपिटल एसेट होना चाहिए। और आपने अगर रिलेटिव या वो 7 एक्सेप्शंस जो मैंने बताए हैं उसके थ्रू रिसीव किया, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अदरवाइज टैक्सेबल होगा अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 को क्रॉस कर रहा है तो। ये तो हमने देखा विदाउट कंसिडरेशन। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी विदाउट कंसिडरेशन अगर आपको मिला है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 को एक्सीड करिए, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। एक्सेप्शन के थ्रू मिली है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है उससे कम पैसे में मूवेबल प्रॉपर्टी ली है, तो इन दैट केस जो डिफरेंस अमाउंट है, कंसिडरेशन जो आपने पे किया है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उन दोनों में जो डिफरेंस अमाउंट है, अगर वो 50,000 को एक्सीड कर जाता है, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो इनकम ट्रीट कर दी जाएगी रिसीवर की। तो अगर मैं इस वीडियो का एक कंक्लूजन ड्रॉ करूं, तो कंक्लूजन ये कहता है कि भले ही वो मॉनेटरी हो, गिफ्ट मतलब गिफ्ट मॉनेटरी टर्म्स में हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, आपको ये देखना है कि आपने उसको विदाउट कंसिडरेशन लिया है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लिया है, पहला। सेकंड, कि जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, मॉनेटरी टर्म्स में आपको अमाउंट देखना है, एग्रीगेट अमाउंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करेंगे आप, और मूवेबल प्रॉपर्टी से के केस में फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर जो डिफरेंस है, जो कंसिडरेशन है विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, वो 50,000 को एक्सीड कर जाता है, तो वो गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगी। पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन से है? जो 7 एक्सेप्शन हैं, कि एक तो रिलेटिव से मिला है, सेकंड आपको मैरिज ओकेजन में मिला है अगर वो गिफ्ट, और इनएडिक्वेट है या विदाउट कंसिडरेशन है। वैसे ही अगर थ्रू विल मिला है, इनहेरिटेंस में मिला है, डेथ के केस में मिला है, अगर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो 1023 सी से में रजिस्टर्ड है उनसे मिला है, या ट्रस्ट से मिला है जो 12AA 12AB में रजिस्टर्ड है, उनसे मिला है अगर गिफ्ट, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, भले ही उसकी वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रही हो, या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रही हो इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 को एक्सीड कर रही है इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपको गिफ्ट मिला है तो किससे मिला है, उसके बाद कितना मिला है, और जो रिसीवर है उसके हाथ में अदर सोर्सेस के हेड में ये टैक्सेबल हो जाएगा गिफ्ट। तो होप आपको गिफ्ट इनकम टैक्स में कैसे टैक्सेबल होता है ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने की, बट अब आप भी जानते हैं कि ये थोड़ा सा मंथ काम करने का है। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट बस ऑलमोस्ट पास है। इनकम टैक्स की देखें, जीएसटी की देखें, तो थोड़ी लेट हो सकती हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। तो तब तक के लिए प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।